एडिडास और प्यूमा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल ब्रांडों में से हैं, और फिर भी ये दोनों जर्मनी के इस छोटे से शहर में स्थित हैं, क्योंकि इन दोनों कंपनियों का एक बहुत विवादास्पद इतिहास है। विश्वासघात, तोड़फोड़ और एक अनोखी भाई भाई की प्रतिद्वंद्विता से भरपूर एडोल्फ और रुडोल्फ डैजलर भाई थे, लेकिन अंततः उन्होंने प्रतिद्वंद्वी जूता कंपनियां शुरू की और कट्टर दुश्मन बन गए। एडिडास और पूमा का इतिहास एक जीवन भर के शतरंज मैच की तरह था, जहां दोनों भाई एक दूसरे को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक गए। यहां तक कि आज भी उनकी पारिवारिक दुश्मनी उस पूरे कस्बे को बांटती है जहां उनका जन्म हुआ था। एक हिस्सा एडिडास का समर्थन करता है और दूसरा पूमा का। यह झूठ, रहस्यों और भ्रष्टाचार की कहानी है जो 2 विश्व युद्धों तक फैली है, और यह उजागर करती है कि संस्थापकों ने नाजी पार्टी में शामिल होकर हिटलर की सेना के लिए हथियार कैसे बनाए। 2 भाई खून से जुड़े हुए, लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा के चलते अलग हो गए। ये एडिडास और प्यूमा की पागल सच्ची कहानी है। (1898) में रुडोल्फ डासलर, जिसे रूडी के नाम से जाना जाता है, का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। सिर्फ 2 साल बाद उनके भाई एडोल्फ का जन्म हुआ, जिसे एडी के नाम से जाना जाता है, और यह कहना उचित होगा कि दोनों भाइयों के लिए यह कठिन बचपन था। वे जर्मनी के एक छोटे से शहर में रहते थे जो अपने जूते बनाने वाले कारखानों के लिए जाना जाता था। उनके पिता इनमें से एक कारखाने में काम करते थे, लेकिन वे पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते थे। इसलिए उनकी मां ने इसके साथ साथ एक लॉन्ड्री व्यवसाय चलाया। वह लोगों के कपड़े धोती थीं, और फिर रूडी और एडी उन्हें पूरे शहर में पहुंचाते थे, और इसलिए वे जल्दी ही जाने लगे लॉन्ड्री बॉयज के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि बाद में दोनों लड़कों को पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जर्मन सेना में भर्ती कर लिया गया, और जब तक वे घर लौटे तब तक उनकी मां के लॉन्ड्री के व्यापार के सारे ग्राहक चले गए थे। युद्ध ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था और स्थिति निराशाजनक दिख रही थी। लेकिन इस बार अड्डी ने अपने परिवार को जीवित रखने के लिए एक व्यापारिक विचार प्रस्तुत किया। अड्डी को हमेशा से एथलेटिक्स में रुचि थी, और कई वर्षों से वह अपने पिता के नक्शे दम पर चलकर जूता बनाने वाले बनना चाहता था। देखिए, उस समय लोग आमतौर पर विभिन्न घटनाओं के लिए विशेष जूते नहीं पहनते थे, इसलिए एडी ने सोचा कि यदि वह दौड़ने के लिए विशेष स्पाइक वाले जूते बनाएंगे तो यह खिलाड़ियों को बहुत बड़ा लाभ देगा। और इस प्रकार एडी ने अपनी मां के कपड़े धोने की झोंपड़ी को अपने जूते बनाने की कार्यशाला में बदलने का फैसला किया। हालांकि कुछ बड़े अवरोध सामने थे। एडी के पास न तो पैसा था और न ही सामग्री, और युद्ध ने शहर की बिजली की ग्रिड को ठप कर दिया था। हालांकि इससे वह नहीं रुका। जूतों को बनाने के लिए जरूरी सामग्री खरीदने के बजाय एडी ने पुराने युद्ध क्षेत्रों में जो भी सामग्री मिल सके उसे खोजने में दिन बिताए। उसने हेलमेट से चमड़े की पट्टियां इस्तेमाल की, टूटे हुए पैराशूट से डोरी, और मूल रूप से जो भी वह पा सकता था उससे जूते बनाने के लिए। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एडी ने रचनात्मक तरीका अपनाया। उसने साइकिल के पहिए से एक चमड़े की ट्रिमर जोड़ी और अपने एक दोस्त को पैडल करने के लिए कहा ताकि उसे जरूरी बिजली मिल सके। एडी के इस जुगाड़ की वजह से वह ऐसे जूते बनाने में सफल रहा जो आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ थे, और वे उसके शहर में लोकप्रिय हो गए। वह जूतों के हर विवरण पर भी जुनूनी हो गया और विभिन्न सामग्री और डिजाइन के साथ प्रयोग किया। यह स्पष्ट था कि उसके व्यवसाय में विस्तार की क्षमता थी, और इसलिए अड्डी के भाई रूडी ने अपने काम को छोड़कर अड्डी के साथ काम करने का निर्णय लिया। रूडी अपने भाई से कहीं अधिक बहिर्मुखी और आकर्षक था, इसलिए वह बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस बीच एडी को खेल पसंद थे और वह डिजाइनों में पूर्णतावादी था, इसलिए वह जूतों के निर्माण पर ध्यान देगा। और इस तरह ऐसा लग रहा था कि साथ मिलकर वे एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। इसलिए 1924 में उन्होंने आधिकारिक रूप से डैजलर ब्रदर्स स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री की शुरुआत की। बेशक कोई नहीं जान सकता था कि यह संयुक्त उपक्रम परिवार को अलग कर देगा और 2 वैश्विक जूता साम्राज्यों का कारण बनेगा। रूडी ने जर्मनी में हर खेल क्लब को डैजलर जूते बेचे। बिक्री तेजी से बढ़ी, जिससे भाइयों को अपने परिवार की तंग लॉन्ड्री शेड से बाहर निकलकर एक नई फैक्ट्री में जाने का मौका मिला, जहां बेहतर उपकरण और अधिक कर्मचारी थे। अब वे उच्च गुणवत्ता के जूते बना सकते थे और साथ ही फुटबॉल बूट्स में भी विस्तार कर सकते थे, जो सही समय पर था क्योंकि फुटबॉल देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था।
रूडी ने कई फुटबॉल क्लबों को मुफ्त जोड़े दिए, ये जानते हुए कि एक बार जब वे गुणवत्ता देखेंगे तो वे और चाहेंगे। और इस तरह भाइयों का व्यवसाय अच्छी तरह चल रहा था। एडी ने अपने जूतों की गुणवत्ता में सुधार जारी रखा और रूडी उन्हें बेचते रहे। लेकिन फिर हिटलर सत्ता में आया और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। नाजी पार्टी ने जर्मन लोगों के राष्ट्रीय गर्व को बढ़ावा देने के लिए खेल और शारीरिक फिटनेस का भारी प्रचार करना शुरू कर दिया। इससे खेल के जूतों की अभूतपूर्व मांग पैदा हुई और डैसलर भाई उससे मुनाफा कमाने के लिए तैयार थे। दोनों एडी और रूडी ने आधिकारिक तौर पर नाजी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ कह सकते हैं कि उस समय यह एक आवश्यकता थी अगर आप जर्मनी में व्यापार चलाना चाहते थे। लेकिन इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि वे दोनों हिटलर के वास्तविक समर्थक थे। रूडी वास्तव में नाजियों का समर्थन करने वाली अपनी मजबूत राजनीतिक राय के बारे में काफी मुखर थे, और जबकि एडी कम मुखर थे, वे हिटलर युवा संगठन में गहराई से जुड़े हुए थे। किसी भी तरह से इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका खेल जूता व्यवसाय नाजी शासन से बहुत लाभान्वित हुआ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता आई वर्ष 1936 में, जब जर्मनी ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। यह पहला ओलंपिक था जो टीवी पर प्रसारित हुआ, और इस वजह से भाइयों को एहसास हुआ कि यह एक सुनहरा मार्केटिंग अवसर है। अगर वे ओलंपिक एथलीट्स को अपने जूते पहनवा सकते तो यह एक उत्तम विज्ञापन होता। और एक खास एथलीट था जिससे वे अपने जूते पहनाना चाहते थे, जेसी ओवेन्स, एक अफ्रीकी अमेरिकन जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय एथलीट्स में से एक थे। हालांकि जेसी ओवेन्स को प्रायोजित करना एक खतरनाक कदम था। हिटलर ओलंपिक गेम्स को दुनिया को दिखाने का एक तरीका मानता था कि जर्मन जाति की श्रेष्ठता थी, और इसलिए एक काले एथलीट का जीतना हिटलर की इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत होता। और इस प्रकार डाजडा भाइयों का जेसी ओवेन्स का समर्थन करना निस्संदेह जोखिम भरा था। लेकिन एडी ऐसा करने के लिए दृढ़ थे और ओलंपिक गांव में जेसी ओवेन्स को ढूंढने गए। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने उन्हें उनके व्यक्तिगत दौड़ने के जूते दिखाए, और जेसी ने यह उपहार स्वीकार कर लिया और ओलंपिक्स के दौरान जूते पहनने के लिए सहमति दे दी। अब देखिए, उन दिनों चीजें अलग थीं। एथलीट्स बस मुफ्त में अच्छे जूते मिलने पर खुश होते थे और उन्हें पहनने के लिए किसी अतिरिक्त मुआवजे की उम्मीद नहीं होती थी। जेसी ओवेन्स ने बर्लिन ओलंपिक खेलों में डैजलर जूते पहनकर 4 स्वर्ण पदक जीते। हिटलर निश्चित रूप से क्रोधित था, क्योंकि यह उसके द्वारा प्रचारित आर्य जाति की सर्वोच्चता के विपरीत था। लेकिन यह निस्संदेह भाइयों के लिए एक अविश्वसनीय प्रमोशन था, क्योंकि ओलंपिक के सबसे अच्छे एथलीट ने उनके जूते पहने थे। इस प्रचार के कारण भाइयों को जल्द ही दुनिया भर से ऑर्डर मिलने लगे। बाहरी तौर पर उनकी कंपनी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि पर्दे के पीछे दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, और ओलंपिक्स के बाद की स्थिति उनके अंत की शुरुआत होगी। डैजलर फैक्ट्री पहले से कहीं अधिक व्यस्त थी, लेकिन भाइयों के बीच इसे कैसे संभालना है, इस पर सहमति नहीं बन पाई। जैसे जैसे व्यवसाय का तनाव बढ़ा, भाइयों के बीच का तनाव भी बढ़ गया। रूडी को लगता था कि व्यवसाय उसकी बिक्री की कोशिशों के बिना कुछ नहीं होगा, जबकि एडी को लगता था कि व्यवसाय उसके उत्पाद के बिना कुछ नहीं होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि हर व्यवसाय से युद्ध प्रयास में योगदान की उम्मीद थी। इसीलिए डैजडा जूता कारखाना नाजी सैनिकों के लिए जूतों और हथियारों का निर्माता बन गया। रूडी ने इसे एक खतरे के रूप में देखा, क्योंकि युद्ध के दौरान एडी स्पष्ट रूप से प्रभारी था। वही था जो विनिर्माण के बारे में जानता था, और रूडी को शक हो गया कि एडी उसे व्यापार से बाहर कर रहा है। इससे कई झगड़े हुए, लेकिन स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए भाइयों ने एक संपत्ति में साथ में निवेश किया था। इसलिए वे दोनों अपने पत्नियों और बच्चों के साथ एक ही घर में रह रहे थे, और इस तरह वे लगभग सारा समय एक साथ बिता रहे थे और पहले से ज्यादा झगड़ने लगे। एक रात जब मित्र राष्ट्रों द्वारा बम जर्मनी पर गिराए जा रहे थे, एडी और उनकी पत्नी आश्रय के लिए तहखाने में गए। जब उन्होंने वहां पहले से रडी और उसकी पत्नी को देखा तो उन्होंने कहा, कमीने फिर से आ गए हैं। अब एडी ने कहा कि वह उन मित्र देशों की बात कर रहा था जो उनके ऊपर बम गिरा रहे थे, लेकिन रूडी को यकीन था कि एडी की टिप्पणियां उसके और उसकी पत्नी की ओर निर्देशित थीं। जब परिवार उस तहखाने से बाहर आया तो रूडी और एडी एक दूसरे को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जल्द ही रूडी को सेना में बुला लिया गया, जबकि एडी को पीछे रहकर उस फैक्ट्री का संचालन करने की अनुमति दी गई जो अब टैंक के पुर्जे बना रही थी। लेकिन अग्रिम पंक्ति में रहते हुए रूडी को और अधिक विश्वास हो गया कि एडी कंपनी को अपने लिए लेना चाहता है। इसलिए उसने एक पत्र भेजा कि उसे नहीं लगता था कि एडी के पास कंपनी चलाने का चरित्र है, और रूडी ने मांग की कि उसकी पत्नी सेना के साथ उसकी अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि हो। लेकिन एडी
एडी ने मना कर दिया। भाइयों के बीच की घृणा इतनी तीव्र हो गई कि रूडी ने एडी को नाजी अधिकारियों को रिपोर्ट कर दिया। आरोप लगाया कि वह जंग के प्रयास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चमड़े को जमा कर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप एडी को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। जंग खत्म होने के बाद डीनाजिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां अमेरिकियों ने जर्मन लोगों को परीक्षण के लिए ले जाया ताकि यह पता चले कि उन्होंने युद्ध के दौरान कोई अपराध किया है या नहीं। रूडी को नाजी शासन में भारी संलिप्तता के संदेह के चलते कैद कर लिया गया और उसने युद्धबंदी शिविर में 1 साल बिताया। इस दौरान वह इससे कटु हो गया कि उसका भाई उसे रिहा कराने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। वास्तव में अमेरिकियों ने बाद में खुलासा किया कि रूडी की गिरफ्तारी एक सूचना के कारण हुई थी जो उन्हें मिली थी, और इसलिए रूडी को विश्वास हो गया कि एडी ही था जिसने अमेरिकियों को उसके बारे में बताया था ताकि उससे छुटकारा पाया जा सके। जब रूडी को अंततः जेल से रिहा किया गया तब एडी खुद अपने मुकदमे से गुजर रहा था, जहां उसे युद्ध से लाभ कमाने का संदेह था, और रूडी ने उसके खिलाफ गवाही देने का मौका नहीं छोड़ा। बेशक एडी ने सब कुछ नकार दिया और अंततः दोनों भाइयों को बरी कर दिया गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद वे अब भाई नहीं रहे, वे कसम खाए दुश्मन बन गए। यहाँ तक कि रूडी और एडी की पत्नी के बीच एक कथित अफेयर की अफवाहें भी थीं। और यही समस्या है, इतने सारे आरोप थे कि यह जानना मुश्किल है कि वास्तव में क्या सच है। जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि सभी लड़ाइयों और विश्वासघातों के बाद दोनों भाई एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे और उनके लिए साथ काम करना संभव नहीं था। और इस तरह 1948 में कई महीनों की कड़वी बातचीत के बाद रूडी और एडी ने कंपनी की संपत्ति को विभाजित कर दिया और 2 अलग कंपनियां पंजीकृत की, एडिडास और प्यूमा। और बदले की भावना से प्रेरित दोनों भाई एक दूसरे के व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने में अपनी बाकी जिंदगी बिताएंगे। अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए एडी ने अपना उपनाम एडी लिया और इसे अपने सरनेम डैज़लर के पहले हिस्से के साथ मिलाया। आपके स्थान के आधार पर आप इसे एडिडास कह सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा एडिडास ही सुना है। रही बात रूडी की, वह भी अपनी कंपनी का नाम खुद के नाम पर ही रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने शुरू में इसे रूडा कहा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने इसे वह नाम बदलने का फैसला किया जिसे हम सभी जानते हैं, प्यूमा। उसे लगा कि यह बेहतर लगता है और उसने कहा कि एथलीट्स प्यूमा की तरह बनना चाहते हैं। फिर से इस पर निर्भर करता है कि आप कहां से हैं, आप प्यूमा कह सकते हैं या प्यूमा। किसी भी तरह एक कंपनी को 2 अलग अलग कंपनियों में विभाजित करना एक उलझन भरी प्रक्रिया थी। कर्मचारियों को चुनाव करना पड़ा कि किस नई कंपनी के लिए काम करना है। अधिकांश तकनीकी स्टाफ एडी के पास गया और अधिकांश बिक्री स्टाफ रूडी के पास गया, लेकिन इसका उनके छोटे गृहनगर पर अजीब प्रभाव पड़ा। जिस शहर में एडी और रूडी दोनों रहते थे वह एक नदी द्वारा बीच में विभाजित था, और इसलिए जब एडी और रूडी 2 अलग अलग कंपनियों में बढ़ गए तो एडिडास एक तरफ था और प्यूमा दूसरी तरफ, और उस समय से शहर हमेशा के लिए विभाजित हो गया। एडिडास और प्यूमा तेजी से नदी के अपने अपने किनारों पर सबसे बड़े नियोक्ता बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपनी अर्ध अलग समुदायों का विकास किया। हर तरफ का अपना स्कूल था, इसलिए एडिडास में काम करने वाले माता पिता के बच्चे एक स्कूल गए और प्यूमा में काम करने वाले माता पिता के बच्चे दूसरे स्कूल गए। शहर के दूसरी ओर के लोगों से डेट करना भी बेहद नापसंद किया जाता था और जूतों के आधार पर प्रतिद्वंद्वी गैंग भी बने। शहर के एडिडास पक्ष में प्यूमा पहनना लगभग अपराध था और इसका उल्टा भी। आखिरकार भाइयों का गृहनगर टाउन ऑफ बेंटनेक्स के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोग हमेशा यह देखने के लिए नीचे देखते थे कि लोग कौन से जूते पहन रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनसे बात करनी है या नहीं। एकमात्र व्यक्ति जिसने कोई पक्ष नहीं चुना वह थे मेयर, जो आधिकारिक कार्यक्रमों में एक जूता एडिडास का और एक जूता पूमा का पहनते थे ताकि दोनों ब्रांड का प्रतिनिधित्व हो सके। हालांकि शुरू में एडिडास और पूमा के जूतों को अलग बताना मुश्किल होता क्योंकि वे लगभग एक जैसे लगते थे। हालांकि दौड़ने के जूते को अधिक स्थिर बनाने के लिए एडी द्वारा उपयोग की गई तकनीकों में से एक थी उनके किनारों पर 3 चमड़े की पट्टियां जोड़ना। तो 1949 में एडी ने इन चमड़े की पट्टियों को सफेद रंग से रंगना शुरू किया, जिससे उनके जूते तुरंत अलग दिखने लगे और लोगों को उनका लुक पसंद आया। अब जबकि एडिडास और प्यूमा के जूते अलग दिखाई दे रहे थे, रूडी और एडी दोनों ही जर्मनी में प्रमुख खेल जूता निर्माता बनने के लिए प्रतिबद्ध थे और एक बड़ा अवसर आ रहा था। जर्मनी युद्ध के बाद अपने पहले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था। रूडी राष्ट्रीय टीम के कोच को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और इसलिए उन्होंने जर्मन टीम को वर्ल्ड कप के दौरान पूमा बूट पहनने के लिए उनके साथ एक सौदा करने की कोशिश की। हालांकि वे भुगतान की शर्तों पर सहमत नहीं हो सके। रूडी था
मैनेजर के अंततः पीछे हटने की उम्मीद थी, लेकिन यह पूरी तरह उल्टा पड़ गया क्योंकि मैनेजर ने एडी के साथ एक समझौता कर लिया और इस तरह जर्मन टीम ने एडिडास जूते पहने। पहले तो जर्मन टीम को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए उम्मीदें कम थीं, लेकिन फिर सबको आश्चर्य हुआ जब उन्होंने फाइनल तक का सफर तय कर लिया। हालांकि ये मान लिया गया कि यहीं पर उनकी किस्मत खत्म हो जाएगी क्योंकि वे हंगरी के खिलाफ खेल रहे थे, जिन्होंने 4 वर्षों में एक भी मैच नहीं हारा था। खेल शुरू होने से ठीक पहले बारिश शुरू हो गई और यह बहुत अच्छी खबर थी। देखिए, जूते जो आदि ने जर्मन खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए थे, उनके नीचे स्टड लगाए जा सकते थे। उन्होंने इन जूतों को एडजस्टेबल क्लीट्स कहा और जब घास गीली होती थी तो वे जर्मनी के खिलाड़ियों को बेहतर पकड़ देते थे। फिर भी फाइनल जर्मनी के लिए खराब शुरू हुआ क्योंकि वे 2 गोल से पीछे थे, लेकिन जैसे जैसे मैदान गीला और गीला होता गया, हंगरी के खिलाड़ी फिसलने लगे, जबकि जर्मनी के खिलाड़ी अपनी एडजस्टेबल क्लिट्स के कारण आसानी से दौड़ रहे थे। जल्द ही जर्मनी ने पहला गोल किया, फिर दूसरा, और खेल के अंतिम मिनटों में उन्होंने बढ़त ले ली। यह पश्चिम जर्मनी के लिए एक बेहद अप्रत्याशित जीत थी, जिसे प्रशंसकों ने एक चमत्कार कहा। युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी के लोगों को गर्व करने का कुछ मिला था। यह देश के सबसे प्रेरणादायक सांस्कृतिक क्षणों में से एक था और चूंकि टीम ने एडिडास के जूते पहनकर जीत हासिल की थी, इसलिए यह अड़ी को एक तरह का राष्ट्रीय नायक बना दिया। एडिडास की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। इस बीच रूडी इस बात से पूरी तरह टूट गए थे कि उन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर खो दिया था। 2 साल बाद मेलबर्न ओलंपिक्स के दौरान तनाव और बढ़ गया। प्यूमा का जूते की खेप रहस्यमय तरीके से सीमा शुल्क द्वारा साफ नहीं हुई, लेकिन एडिडास की खेप साफ हो गई। अफवाहें फैलीं कि सीमा शुल्क अधिकारियों को एडिडास द्वारा रिश्वत दी गई थी ताकि प्यूमा की खेप को न आने दिया जाए, जिससे अधिकांश खिलाड़ी एडिडास के जूते पहने। रूडी इस बात से बहुत नाराज थे कि एडिडास को सारी प्रसिद्धि मिल रही थी और अगले कुछ वर्षों में एडिडास और प्यूमा कोशिश करेंगे कि हर अवसर पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश। रूडी और एडी के बदले की भावना ने उन्हें अपने व्यवसायों को आक्रामक तरीके से विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। दोनों कंपनियों ने विदेशों में अपने जूते बेचना शुरू किया और फिर उन्होंने अन्य उत्पाद जैसे शॉर्ट्स, मोजे और स्नीकर्स भी बेचने शुरू कर दिए। जो भी एक कंपनी करती वही दूसरी भी करती, और दोनों कंपनियों के तेजी से विस्तार के साथ दोनों भाइयों ने अपने बेटों की मदद ली। तो एड्डी के बेटे, जिनका नाम हॉर्स्ट था, ने एडिडास के लिए निर्णय लेना शुरू किया और रूडी के बेटे, जिनका नाम अर्मिन था, ने प्यूमा के लिए निर्णय लेना शुरू किया। एक नई पीढ़ी के डैचलर्स के साथ आप सोच सकते हैं कि पारिवारिक नाटक ठंडा पड़ गया होगा, लेकिन इसके बजाय इसका उल्टा हुआ। बहुत जल्द बेटों के पास एक दूसरे से नफरत करने के अपने कारण होंगे। दोनों कंपनियां सबसे अच्छे एथलीटों के साथ सौदे करने के लिए प्रायोजन दौड़ में शामिल हो गईं। वे बड़े सितारों को अपने जूतों पहनने के लिए रिझाने में भारी रकम खर्च करने लगे। हालांकि यह जल्द ही बेकाबू हो गया। 1968 के ओलंपिक्स के लिए हॉर्स्ट और आर्मिन ने कुछ एथलीटों को प्रायोजित करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाने के युद्ध में अनंत राशि का अपव्यय किया। इससे उनकी लागतें बहुत बढ़ गईं और उनके मुनाफे को नुकसान हुआ। इसलिए 1970 की वर्ल्ड कप मेक्सिको में होने से पहले उन्होंने एक गुप्त समझौता किया। देखिए, उस समय एक एथलीट था जिसे वे दोनों साइन करने के लिए बहुत उत्सुक थे, पेले। पेले सिर्फ एक और फुटबॉल खिलाड़ी नहीं थे, उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में देखा जाता था। चूंकि वह विश्व प्रसिद्ध थे, इसलिए पेले को साइन करना एडिडास या प्यूमा के लिए खेल को बदलने वाला साबित हो सकता था। लेकिन हॉर्स्ट और आर्मिन जानते थे कि यदि उनमें से कोई भी कोशिश करता तो दूसरा बस एक बेहतर प्रस्ताव देगा और वे तब तक बोली बढ़ाते रहेंगे जब तक उनका सारा पैसा खर्च न हो जाए। तो एक समझौता हुआ कि न एडिडास और न ही प्यूमा पेले को प्रायोजित करेंगे। वह सख्त निषिद्ध थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब एडिडास टीम ने वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल को देखा तो उनमें कितना सदमा और गुस्सा था जब उन्होंने पेले को पूमा के जूते पहने हुए देखा। फीते बांधे उन कुछ सेकंडों के लिए प्यूमा ने पूरी दुनिया के लाखों टेलीविजन स्क्रीन पर कब्जा कर लिया। बिना एडिडास को बताए प्यूमा ने पेले के साथ एक समझौता किया था जिसकी कीमत $1,25,000 से अधिक थी, और उसे खेल को रोकने और अपनी लेस बांधने के लिए कहना वास्तव में उत्तम विज्ञापन था। पेले ने विश्व कप में ब्राजील को जीत दिलाई, जिससे प्यूमा की वैश्विक स्थिति ऊंची हो गई और उनके बूट्स आने वाले वर्षों में वैश्विक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बन गए। जाहिर है हॉर्स्ट गुस्से में थे कि अर्मिन ने उनका समझौता तोड़ दिया था। डाजलर की दुश्मनी फिर से शुरू हो गई और पहले से भी अधिक मजबूत थी। इस बीच एडी और रूडी अब 70 के दशक में थे।
उनके बीच कई सालों से बात नहीं हुई थी और वे एक दूसरे से नफरत करते रहे। वास्तव में जब रूडी फेफड़ों के कैंसर से मर रहा था तब भी एडी ने उसे देखने या उसके अंतिम संस्कार में जाने से इनकार कर दिया। कुछ साल बाद एडी खुद भी मर गए। दोनों भाइयों को उनके शहर के कब्रिस्तान में दफनाया गया है, लेकिन विपरीत छोर पर। इस तरह मृत्यु में भी वे विभाजित ही रहे। एडिडास और प्यूमा दोनों ने अपने संस्थापक खो दिए थे और उनके बिना उनके बेटे हॉर्स्ट और आर्मिन को नेतृत्व संभालने में कठिनाई हुई। हॉर्स्ट के नेतृत्व में एडिडास ने प्रायोजन सौदों और प्यूमा से अधिक खर्च करने पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि उन्होंने लगभग अपनी सारी धनराशि खर्च कर दी और पूरी तरह से यह भूल गए कि उनके ग्राहकों की वास्तव में क्या परवाह थी। इस बीच आर्मिन के नेतृत्व में प्यूमा ने केवल एडिडास के स्तर तक विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो नहीं हो सका, और इसके कारण उनके उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हुई। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत दोनों कंपनियों के लिए एक भयानक समय था और 1979 तक वे दिवालियापन की कगार पर थे। इसलिए उन्होंने निजी निवेशकों को बेच दिया। अब एडिडास और पूमा किसी और की समस्या थे, लेकिन उनका पुनरुद्धार करना आसान नहीं होगा। एडिडास और पूमा इतने एक दूसरे से आगे निकलने पर ध्यान केंद्रित थे कि 90 के दशक तक नाइकी ने दोनों को हरा दिया था और खेल उद्योग का निर्विवाद नेता बन गया था। हालांकि 1993 में स्विस अरबपति रॉबर्ट लुइस ड्रेफस, जो ब्रांड पुनरुद्धार के लिए जाने जाते थे, ने एडिडास खरीदा। वह एडिडास को गंभीर एथलीटों के लिए खेल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन साथ ही इसे फिर से आकर्षक बनाना भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रीडेटर बूट्स जैसे नवाचारशील नए उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और डेविड बेकहम, कोबी ब्रायंट और आंद्रे अगासी जैसे स्टार एथलीटों के साथ साझेदारी की। साल 2006 तक एडिडास पहले से ही बेहतर स्थिति में थी, इसलिए लुई ड्रेफस ने रीबॉक को $3.8 बिलियन में खरीदा और 2013 में उन्होंने कान्ये वेस्ट के साथ साझेदारी की ताकि यीजीज का निर्माण हो सके, जो स्वयं $1 बिलियन का ब्रांड बन गया। तो लुई ड्रेफस की बदौलत एडिडास नाइकी के खिलाफ मुकाबला कर सकी और अब यह पहले से कहीं बड़ा बन गया था। प्यूमा के लिए इसे 1993 में एक युवा जर्मन कार्यकारी जोचेन जेट्स द्वारा खरीदा गया और उसने एक बहुत अलग दृष्टिकोण अपनाया। प्यूमा एडिडास से छोटी थी, इसलिए जब जीट्स ने यह सुनिश्चित कर लिया कि वे फिर से गुणवत्ता वाले उत्पाद बना रहे हैं, तो उन्होंने फार्मूला 1 जैसे विशेष बाजारों में प्रवेश किया। फिर उन्होंने उसैन बोल्ट जैसे उच्च प्रोफाइल एथलीटों के साथ समझौते किए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जीट्स ने प्यूमा को सिर्फ एक खेल कंपनी से अधिक में बदल दिया। साहसी डिजाइनरों जैसे अलेक्जेंडर मैकक्वीन के साथ काम करके और यहाँ तक कि रिहाना को उनके क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में लाकर उन्होंने प्यूमा को फैशन में एक उग्र विद्रोही खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। साइट्स के प्रयासों के कारण प्यूमा ने मध्य 2000 तक अरब डॉलर ब्रांड का दर्जा फिर से हासिल कर लिया था और अब ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी है, केवल एडिडास और नाइके से पीछे। एडिडास और प्यूमा अब पारिवारिक व्यवसाय नहीं है, इसलिए 2009 में उन्होंने एड्डी और रूडी के गृहनगर में एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच आयोजित करके डैजलर विवाद को आखिरकार समाप्त कर दिया। एडिडास और प्यूमा दोनों के कर्मचारी मिश्रित टीमों में एक साथ खेले और दोनों के सीईओ ने एकजुटता के प्रतीक के रूप में एक ही टीम में खेला। हालांकि आज भी जिस शहर से यह सब शुरू हुआ था वह अभी भी विभाजित है। नदी के एक तरफ एडिडास का मुख्यालय है और दूसरी तरफ प्यूमा का। आप ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकते कि अगर डैजडा भाइयों में झगड़ा नहीं होता और वे एक दूसरे से लड़ने में इतना समय नहीं लगाते तो शायद वे नंबर 1 खेल ब्रांड बना देते।